यूक्रेन के वॉर जोन से इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यूक्रेन जंग में रूस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन जंग में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना कुपियांस्क में दाखिल हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थल सेना को वायु सेना दे रही है सुरक्षा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और वायु सेना कर रही है बमबारी, थल सेना आगे बढ़ रही है। रूस को बड़ी सफलता मिल रही है। कुपियांस्क के सेंटर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गई है रूस की सेना। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन के कहर से रूस भी थर्रा रहा है। क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। पुतिन भी सन्न है क्योंकि जंग में पहली बार यूक्रेन के अदना से आत्मघाती ड्रोन ने रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर को ही जलाकर राख कर दिया। अपने विस्फोटक प्रहार से खाक कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में रूसी लड़ाकू विमान भी नेस्तनाबूद हो गए। आपको बता दें कि बीती रात यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से रूस के 3 बड़े रीजन पर धावा बोला। यकीन मानिए, यूक्रेन की 100 से ज्यादा ड्रोन की बारूदी सुनामी ने खलबली मचा दी। लेकिन अब पुतिन का प्रतिशोध यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने रूस में तबाही मचाई। एक बार फिर यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले से क्रेमलिन में सनसनी मच गई। एक बार फिर ज़ेलेंस्की सेना के प्रहार से पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वैसे तो यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 बड़े रीजन कुर्स्क, रोस्तोव और बेलगोरोद में प्रचंड ड्रोन स्ट्राइक की, मगर यूक्रेन का सबसे भीषण प्रहार नोवगोरोद ओब्लास्ट में देखने को मिला, जहां यूक्रेन के कामाकाजी ड्रोन के हमले में रूस का Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इसके अलावा 2 लड़ाकू विमान हमले में राख हो गए। अब तक यूक्रेन कामकाजी ड्रोन से रूस के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था। सैन्य अड्डों पर बारूद बरसा रहा था। मगर पहली बार यूक्रेनी अटैक में रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर जलकर खाक हुआ। पहली बार यूक्रेन ने ताबड़तोड़ अंदाज में रूस के सबसे बड़े एयरबेस पर अटैक किया। जानते हैं रूस ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में कब, कहां और कैसे हमला किया। मसलन यूक्रेनी सेना ने रूस से सटे बॉर्डर इलाकों से ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन के कामकाजी ड्रोन ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद सलस्की एयरबेस को निशाना बनाया। यहां रूसी डिफेंस ने आधा दर्जन से ज्यादा Tu-22 बॉम्बर और लड़ाकू विमान तैनात कर रखे थे। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का एक Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इस अटैक के फौरन बाद रूसी डिफेंस ने बाकी बचे बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया। जरा सोचिए, यूक्रेन का ड्रोन प्रहार कितना विध्वंसक होगा, जिसके चलते रूस जैसा महाबली भी सन्न हो गया। आनन फानन में रूसी डिफेंस को अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के कामकाजी ड्रोन ने रूस के तमाम डिफेंस सिस्टम और रडार को चकमा देते हुए रूस की सीमा में 500 किलोमीटर घुसकर अटैक किया, जो सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह से आर-पार के मोड में। मौजूदा वक्त में यूक्रेनी ड्रोन रूस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। हर नए दिन यूक्रेन अपने कामकाजी ड्रोन से रूस को दहला रहा है।
मॉस्को के साथ रूस के बड़े प्रांतों और शहरों में तबाही मचा रहा है और इस बार तो यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर को जलाकर सारी हदें पार कर दी हैं। जानते हैं यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी परमाणु बम वर्षक का खाक होना कितनी बड़ी बात है, रूसी डिफेंस के लिए कितना बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि रूस के Tu-22 बॉम्बर से अमेरिका समेत नेटो के मुल्क भी खौफ खाते हैं। इसके बारूदी ट्रेलर को देखकर नेटो ने इसे ब्लाइंडर नाम दिया है, यानी Tu-22 बॉम्बर अपने एक प्रहार से पूरे इलाके को एटमी धुएं में गुम कर सकता है। लिहाजा यूक्रेन ने Tu-22 बम वर्षक को तबाह कर अपना दम दिखाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि Tu-22 बॉम्बर की तबाही का इंतकाम अब पुतिन एटमी जंग का ऐलान करके लेंगे। और शायद इसकी पहली किश्त यूक्रेन के लमीन इलाके में हमले के साथ शुरू हो गई है। जहां रूस ने एक ही हमले में यूक्रेन के 270 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। लीमन में विध्वंसक प्रहार पुतिन के गुस्से का महज एक छोटा सा ट्रेलर है। आशंका तो ये जताई जा रही है कि जल्दी ही पुतिन की सेना इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा विनाशक हमला 23 अगस्त की रात को करेगी, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में यूक्रेन 24 अगस्त को जश्न मनाए, उससे पहले पुतिन यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा देंगे। और इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन के करीब सभी एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। Tu-160 और Tu-90 बॉम्बर को भी अलर्ट पर रखा गया है। न्यूक्लियर वॉरहेड को भी सैन्य ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस बार यूक्रेन पर 3 तरफा हमले की तैयारी में है। पहला हमला आसमान से बॉम्बर्स के जरिए, दूसरा अटैक ब्लैक सी और कैस्पियन सी के जरिए समंदर से, और तीसरा हमला डोनेस्क रीजन से मिसाइलों के जरिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। मतलब यह है कि अब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में अगर पुतिन ने एटमी अटैक का ऑर्डर दे दिया तो यकीन मानिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक में महाविनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही वो ये कि रूस की कुपियांस्क विजय से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने है। कुपियांस्क के सिनकोवका में रूसी सेना पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो कुपियांस्क से आ रही है। सिनकोवका सिटी सेंटर पर रूसी झंडे लहराए गए हैं, बड़ी जानकारी। इसके अलावा ये भी कि कुपियांस्क का सिटी सेंटर कुछ ही किलोमीटर दूर है अब, यानी कुपियांस्क पर पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि कुपियांस्क छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना, क्योंकि रूसी सेना वहां पहुंच रही है। लगातार बड़ी जानकारी कुपियांस्क से मिल रही है, लेकिन नाकामी पर नाकामी यूक्रेन के हौसले पस्त नहीं कर रही है। पिछले 100 घंटे से यूक्रेन लगातार रूस के भीतर बड़े धमाके की कोशिश में है। रूस हर हमले को नाकाम कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की कोशिशें जारी हैं। सोमवार की सुबह एक बार फिर मॉस्को पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। एक दिन पहले भी मॉस्को और कुर्स्क में ड्रोन गिराए गए थे। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की क्या रूस को एटमी हमले के लिए उकसा रहे हैं ताकि नेटो युद्ध में शामिल हो जाए, क्योंकि यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार के बाद रूस नई जीत के करीब पहुंच गया है।
ज़ेलेंस्की उन शहरों को बचाने की बजाय लगातार मॉस्को को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन पर अटैक और रूस का सेल्फ डिफेंस, अब दोनों मोर्चे पर पुतिन की रणनीति कामयाब नजर आने लगी है। यूक्रेन में होते इन धमाकों का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की बेचैन है, लेकिन यूक्रेन का एक भी हमला कामयाब नहीं हो रहा है। यूक्रेन के कई घातक ड्रोन रूस की सीमा में घुस रहे हैं, लेकिन वो जमीन या किसी इमारत को छू भी नहीं पा रहे। रशियन एयर डिफेंस यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर रहा है। सोमवार की सुबह भी मॉस्को पर कई हमले की कोशिश हुई। मॉस्को की सुरक्षा में हर पल चौकन्ने अफसरों को फिर ड्रोन की गड़गड़ाहट ने डरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक हथियार से ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन का मलबा ओडेंत्सोवो प्रांत में गिरा। रूस ने किसी भी ड्रोन हमले से किसी तरह के नुकसान से इनकार किया, लेकिन मॉस्को में कुछ देर के लिए उड़ानों पर असर जरूर पड़ा। मॉस्को में 2 एयरपोर्ट से ऑपरेशन को पूरी तरह से रोक दिया गया। कुपियांस्क में रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की तमाम कोशिशें इस इलाके में नाकाम हुई और अब रूस की सेना यूक्रेन के कुछ और इलाकों में हावी हो रही है। रूस के विजय पथ का रूट अब कुछ साफ होने लगा है। रूस कहां जीत के करीब है और सबसे कड़ा मुकाबला कहां है, पहले आपको ये दिखा देते हैं। यूक्रेन की जमीन पर जीत हासिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूक्रेन जीत का फॉर्मूला कैसे आगे बढ़ रहा है, यह समझने की कोशिश कीजिए। जीत का पहला पॉइंट है कुपियांस्क। यहां रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। पूरे इलाके पर रूस का कब्जा है। रूस ने आर्टिलरी और एयर डिफेंस की तैनाती भी कर दी है। दूसरी जगह है रोबोटाइन। यहां भी रूस के 10,000 से अधिक सैनिकों का जमावड़ा है। यूक्रेन के कमांडर यहां सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद अवदिव्का में भी रूस जीत के बेहद करीब है। अवदिव्का में करीब 8,000 सैनिकों की तैनाती है। अवदिव्का के 90% इलाके पर रूस का कब्जा हो भी चुका है। सूमी को रूस ने मारियोपोल और बाखमुत की तरह बर्बाद कर दिया है। सूमी पर पिछले 15 दिन में रूस की सेना गोलीबारी कर चुकी है। सूमी को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। यूक्रेन के सैनिक भी इस इलाके को छोड़ चुके हैं। इन जगहों पर रूस की जीत आसान नजर आ रही है, लेकिन अब आपको रूस की 3 बड़ी चुनौतियां भी बताते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन की भारी गोलाबारी जारी है। डोनेस्क में रूस के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया दूसरा हॉट सेंटर है जहां भीषण युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई हथियार डिपो को भी उड़ा दिया है। खार्किव भी रूस के लिए बेहद अहम है। रूस खार्किव को पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता है। खार्किव में जीत हासिल करना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। युद्ध में ड्रोन और टैंक कैसे मिलकर काम करते हैं, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। अवदिव्का में यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाने वाली टीम ड्रोन से इमारतों की रेकी करती है। देखिए कैसे पहले एक ड्रोन को लॉन्च किया गया, फिर इमारत में सैनिकों की मौजूदगी देने के बाद वायरलेस से टैंक में मौजूद क्रू से संपर्क किया गया और फिर टैंक ने इमारत पर गोले दागना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने कई बार नेटो पर घटिया और बेकार हथियार देने का आरोप लगाया है। यहाँ यूक्रेन के सैनिक बॉडी आर्मर का टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट में सैनिकों को गोली से बचाने वाली इस जैकेट से गोली आर पार हो गई। यूक्रेन के सैनिकों ने जितना नुकसान झेला है, नेटो की तरफ से अब उसकी भरपाई नहीं की जा रही। हालात ये हो गए हैं कि जिन हथियारों को यूक्रेन ने स्क्रैप के लिए रखा था, अब उनको भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
वॉर जोन में एक दूसरे को मात देने की कोशिश जारी है। देखिए, जंगल के बीच से रशियन टैंक्स का काफिला गुजर रहा था। रूस की सेना इस बात से अनजान थी कि एक यूक्रेनी ड्रोन उनके हर मूवमेंट की खबर भेज रहा है। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। ड्रोन से लोकेशन मिलते ही यूक्रेन की आर्टिलरी ने हमला कर दिया और रूस के 2 टैंक और 2 बीएमपी नष्ट हो गए। यूक्रेन की आर्टिलरी का एक और हमला देखिए। यूक्रेन की आर्टिलरी से सटीक निशाना लगाया गया और रूस के एक होवित्जर में जोरदार धमाका हुआ। इसी तरह यूक्रेन का ये टैंक रशियन सैनिकों के ठिकानों पर लगातार गोले दाग रहा है। वीडियो में लोकेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा इस बात का है कि इस टैंक प्रहार में रूस का एक सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में रूस के सैनिक लगातार कोशिश के बावजूद यूक्रेनी फौज पर हावी नहीं हो पा रहे हैं और इन दोनों इलाकों में रूस के हथियारों के गोदाम नष्ट होने की वजह से रूस के सैनिक हथियारों की नई खेप पहुंचने के इंतजार में हैं। यूक्रेन का आर्टिलरी प्रहार लगातार रूस को शॉक दे रहा है। इस वीडियो में भी रूस की 2 आर्टिलरी को तबाह होते हुए दिखाया गया। ये वीडियो डोनेस्क का है, जहां यूक्रेन की फौज लगातार हमले कर रही है। कुपियांस्क पर कब्जे के बाद रूस की सेना अब यहां सप्लाई लाइन को काट रही है। रूस ने यहां ग्लाइडिंग बम का इस्तेमाल करके कुपियांस्क के 2 पुल उड़ा दिए। डोनेस्क में रूस ने एक बार फिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज डोनेस्क में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रही है। रूस की सेना ने बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौज को खत्म करने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्लस्टर प्रहार के बाद यहां यूक्रेनी मोर्चा जरूर कमजोर हुआ है। दूसरी तरफ ज़ेपोरिजिया में रूस अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। रूस के सैनिकों की एक्स्ट्रा फोर्स यहां पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि रोबोटाइन पर कब्जे का मिशन अब और तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल यूक्रेन के लिए कई इलाकों में रूस को जीत से रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो बैकअप फोर्स है और ना ही नए हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुपियांस्क में रूस की जीत पर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वॉर ब्रेकिंग न्यूज। कुपियांस्क से ही यूक्रेनी सेना की कई टुकड़ी कुपियांस्क में फंसी हुई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुपियांस्क में फंसी यूक्रेनी सेना की लोकेशन नहीं मिल रही है। विरोध नहीं हुआ तो यूक्रेनी सैनिकों को नहीं मारेंगे, ये साफ कर दिया है रूस ने। कुपियांस्क में आज रात रूस की पूर्ण विजय निश्चित है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन रूस की जंग में ये फेज बहुत ज्यादा विनाशक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में एक मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को कामयाबी मिल रही है। ये मोर्चा रूस के खिलाफ बारूदी तबाही का नहीं है, बल्कि नेटो से हथियार हासिल करने के लिए संघर्ष का है। और कामयाबी इसलिए मिल गई है क्योंकि ज़ेलेंस्की की F-16 फाइटर जेट हासिल करने की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नीदरलैंड और डेनमार्क ने F-16 की सप्लाई डील साइन कर दी है, लेकिन ये डील कैसे बनेगी, विनाश की आखिरी कील देखिए इस रिपोर्ट में। युद्धग्रस्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट के चेहरे पर इस मुस्कान की वजह बहुत खास है। इस खुशी की वजह है उस जरूरत और इच्छा का पूरा होने का रास्ता खुलना जो युद्ध काल में लंबे अरसे बाद कामयाबी के दरवाजे पर ले जाता है। ज़ेलेंस्की की ये जरूरत और इच्छा थी F-16 फाइटर जेट, जिसके यूक्रेन को मिलने का रास्ता खुल गया है और ये रास्ता खुला है नीदरलैंड ने।
प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की F-16 के कॉकपिट में बैठकर जहां अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहे हैं, वो नीदरलैंड ही है, जहां उन्हें प्लेन की जानकारी दे रहे हैं रॉयल डच वायुसेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे स्ट्रियर। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि नीदरलैंड में रॉयल डच कमांडर का क्या काम, तो आप ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाएंगे कि न सिर्फ नीदरलैंड बल्कि डेनमार्क ने भी यूक्रेन को F-16 देने का इरादा साफ कर दिया है। यानी नीदरलैंड और डेनमार्क की यूक्रेन से F-16 की सप्लाई डील हो चुकी है। इस डील के तहत यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 42 F-16 फाइटर जेट्स मिलेंगे। इस डील में नेटो के दूसरे भागीदार और अमेरिका भी शामिल है। मदद के रूप में डेनमार्क 19 F-16 यूक्रेन को सप्लाई करेगा, जबकि नीदरलैंड 23 F-16 फाइटर जेट्स की पहुंचाएगा। और ये डील सिर्फ 42 F-16 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है। इन फाइटर जेट्स के अलावा मददगार देश यूक्रेन को और भी लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर चुके हैं, जो इस साल के आखिर तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी नीदरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन के दौरे पर हैं। ये दौरा F-16 की डील साइन होने के लिए ही जंग के बीच शुरू हुआ है। इसका मतलब ये है कि रूस तक जारी हमलों के बाद अब यूक्रेन को ऐसी ताकत मिलने जा रही है जो रूस के लिए नया संकट खड़ा कर सकती है। ऐसा क्यों, इसे F-16 की क्षमता से समझ लीजिए। F-16 एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें प्रैट एंड विटनी F-100 इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन के कारण जेट को 2 मैक की स्पीड मिलती है, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज 1500 मील हो जाती है। इसके अलावा ये फाइटर 13,600 पाउंड तक पेलोड ढोने में सक्षम है। यानी यूक्रेन को वो ताकत मिलने जा रही है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर घातक मिसाइलें दाग सकता है। और जाहिर है कि यूक्रेन को इन फाइटर जेट्स के साथ मिलने वाली मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर होगा, बल्कि रूस की सीमा के अंदर भी होगा। यही वजह है कि रूस ने F-16 की डील को हरी झंडी मिलते ही 2 बड़े एक्शन ले लिए। इनमें पहला एक्शन है यूक्रेन के लिए चेतावनी, जो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जारी की है। उनके मुताबिक F-16 यूक्रेन को देकर आग से खेला जा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका इस खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं। F-16 फाइटर जेट को मॉस्को परमाणु खतरा मानेगा, क्योंकि F-16 न्यूक्लियर हथियार ढोने में सक्षम है। मतलब साफ है कि रूस ने F-16 डील को न्यूक्लियर खतरा मानकर नए लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है, और इस तैयारी का प्रमाण है जंग के मैदान में Su-57 को उतारना। यानी वो प्लेन रूस वॉर जोन में ले आया है जो यूक्रेन में मचने वाली बारूदी और न्यूक्लियर तबाही का जिम्मेदार हो सकता है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी का जेट है। दोनों ही जेट्स में तकनीक और क्षमता की कोई तुलना नहीं। रूस का Su-57 आसमान से बारूदी बवंडर उठा सकता है, आसमान में छिपकर F-16 को भी टारगेट कर सकता है। यानी आने वाले दिनों में ये जंग और भी भयावह रूप ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि F-16 को अगर रूस अपने Su-57 से टारगेट करता है तो फिर अमेरिका इस बारूदी बवंडर उठाने वाले प्लेन से मुकाबला करने वाले फाइटर जेट्स को यूक्रेन के आसमान पर लाना होगा, और ये ताकत सिर्फ अमेरिका के एक फाइटर जेट में है, F-22 रैप्टर। लेकिन क्या F-22 रैप्टर और Su-57 का कोई मुकाबला हो सकता है?
अमेरिका के F-22 रैप्टर को रूसी Su-57 का प्रतिद्वंदी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दोनों फाइटर जेट में कोई टक्कर है? जवाब देखिए। F-22 और Su-57 दोनों ही ट्विन इंजन फाइटर प्लेन हैं, लेकिन इंजन में फर्क है। इसलिए F-22 2.5 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है और Su-57 उससे ज्यादा 2.35 मैक की गति से उड़ान भरता है। बात दोनों में फिट हथियारों की भी करें तो F-22 में AIM-120 और AIM-9 मिसाइल लगी है, लेकिन इनसे ज्यादा घातक मिसाइल K-77M और R-77 लेकर Su-57 उड़ान भरता है। विशेषता की बात करें तो F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन Su-57 अपनी श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ स्टेल्थ जेट है, जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया है, कोई रडार पकड़ नहीं सका है। वहीं ऑपरेशन रेंज की बात करें तो F-22 की रेंज है 2963 किलोमीटर, वहीं Su-57 की रेंज है 3500 किलोमीटर। यानी तकनीक के रूप से Su-57 आगे है, लेकिन इसमें बेहतर कौन सा जेट है इसे भी समझ लीजिए। F-22 की लंबाई 62 फीट है, जबकि Su-57 की इससे ज्यादा 74 फीट है। F-22 के पंख का फैलाव यानी स्पैन 42 फीट है, तो Su-57 का स्पैन 45 फीट है, यानी सुरक्षित उड़ान Su-57 की है। वहीं हथियार ढोने की संख्या देखें तो F-22 में 8 हार्ड पॉइंट हैं, जबकि Su-57 में ऐसे 12 पॉइंट हैं। अब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो Su-57 में जैमिंग पॉड्स और इंफ्रारेड काउंटर गेजर्स हैं, लेकिन F-22 में ये तकनीक मौजूद नहीं है। वहीं इन दोनों जेट्स में इस्तेमाल इंजन की बात करें तो F-22 में फ्रंट एंड विटनी F119 इंजन है, जबकि Su-57 में टर्बोफैन 117S इंजन है, जो F-22 के मुकाबले Su-57 के लिए मल्टी रोल भूमिका निभाने में मददगार है। दरअसल F-22 रैप्टर अमेरिका का वो फाइटर जेट है जिसे अमेरिका ने किसी भी देश को, यहां तक कि नेटो के मेंबर्स को भी नहीं दिया है। एक तरह से अमेरिका ने इस फाइटर जेट को विनाशकारी हालात से बचाने के लिए सुरक्षित रखा है और भविष्य में इस प्लेन के यूक्रेन के वॉर जोन में इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है, जिसे हवा दी है F-16 की डील ने, जिसे यूक्रेन को देना रूस ने परमाणु जंग का ऐलान माना है। इसलिए दूसरा एक्शन रूस ने Su-57 को उतार कर लिया है, जिससे न्यूक्लियर जंग की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि रूस के मल्टी रोल Su-57 के मुकाबले अब भी कोई दूसरा जेट फिलहाल उसके बरक्स खड़ा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से कुपियांस्क से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कुपियांस्क में रूस ने यूक्रेनी हथियार जब्त कर लिए हैं। कुपियांस्क विजय समारोह में शामिल होंगे रूसी जनरल, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस के बड़े जनरल कुपियांस्क के लिए रवाना भी हो चुके हैं, यानी अपनी जीत का डंका बजाने के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है कुपियांस्क पर। ज़पोरिज्जिया से रोबोटाइन में रूसी सेना को झटका लगा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रोबोटाइन का एक बड़ा इलाका जीता, लेकिन यूक्रेनी सैनिक लगातार शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बड़ा झटका रूस के लिए, रूस ने वायु सेना को रोबोटाइन रवाना कर दिया है। नेटो से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ब्लैक सी में रूस की 3 बोट को ड्रोन से तहस नहस कर दिया गया। अब रूस ने पलटवार के लिए एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है, जिसमें यूक्रेन भी तबाह होगा और पोलैंड पर भी शिकंजा कसेगा। यानी पुतिन ने ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें नेटो को फंसाने की पूरी तैयारी है। अगर नेटो काउंटर अटैक करता है तो ब्लैक सी को लेकर बाल्टिक तक भयंकर जंग धधकने से पूरे आसार बने हुए हैं। ब्लैक सी में कोहराम, फ्रंट फुट पर आया यूक्रेन। तीन रूसी बोट का काम तमाम, बवंडर लाया सी ड्रोन। काले सागर में रूसी बोट को यूक्रेन ने तबाह तो कर दिया है, लेकिन अब उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि काले सागर में एक साथ रूस की 3 बोट पर हमला करके यूक्रेन ने सीधा चैलेंज कर दिया। अब रूस पलटवार के लिए तैयार है। इसके लिए सबसे पहले ग्रेन कॉरिडोर की घेराबंदी की जा रही है। 4 नए वॉरशिप को तैनात किया गया है।
इसके अलावा फ्रिगेट फ्लीट को निगरानी के लिए लगाया गया है, जो क्रूज मिसाइल से लैस है। इतना ही नहीं, सेवास्तोपोल बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इसके अलावा टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट सिटी हैं, जिसमें ओडेशा सबसे ऊपर है। यानी रूस अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले उन तमाम पोर्ट पर अटैक करेगा जहां से यूक्रेन यूरोपीय देशों को अनाज भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा रूस ने सीधी धमकी दे डाली है, अगर ब्लैक सी कॉरिडोर के पास किसी भी तरह का शिप दिखा तो वो उस पर हमला कर देगा, फिर चाहे उसमें मुसाफिर ही क्यों न सवार हो। दरअसल रूसी बोट पर यूक्रेन का हमला उसकी बौखलाहट है, क्योंकि ग्रेन डील रद्द होने के बाद से रूस ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया। हालांकि यूक्रेन अनाज सप्लाई के लिए दूसरे रूट की बात कह रहा है, लेकिन उसे डर है कि रूस उसके बंदरगाह को तहस नहस कर देगा। ऐसे में यूक्रेन अनाज सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे अनाज पूरी तरह सड़ जाएगा। दरअसल इस तरह की घेराबंदी करके रूस यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करना चाहता है। ठीक इसी तरह पोलैंड की भी घेराबंदी की जा रही है, जहां एक तरफ बेलारूस बॉर्डर पर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन लगा दिए गए हैं, वहीं बाल्टिक सी में नेवल फ्लीट तैनात करके पोलैंड को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यानी रूस यूक्रेन को तो खाक में मिलाएगा ही, साथ ही पुतिन ने पोलैंड को अगला टारगेट बना लिया है। अगर पोलैंड ने पलटवार किया तो रूस एटम बम से तबाही मचाने में पीछे नहीं हटेगा। इसका इशारा बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको दे चुके हैं। लुकाशेंको ने कहा है, अगर पोलैंड अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हम सिर्फ रखने के लिए नहीं लाए। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे। दरअसल जब से वैगनर लड़ाकों की तैनाती बेलारूस बॉर्डर पर हुई है, पोलैंड की घबराहट बढ़ी है। पोलैंड को चिंता है कि रूस कहीं सीधे सुवाल्की गैप पर कब्जा न कर ले, क्योंकि सुवाल्की पर कब्जा होते ही रूस सीधे कैलिनिनग्राद तक पहुंच जाएगा। कैलिनिनग्राद रूस का न्यूक्लियर बेस है, इसलिए पोलैंड बाल्टिक सी में वॉर ड्रिल करके रूस को धमकाने की कोशिश में है कि अगर रूस बेलारूस के रास्ते पोलैंड पर हमला करता है तो पोलैंड उसके बेस को तबाह कर देगा। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं, बेलारूस पर हमला हुआ तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। दरअसल ये ठीक उसी तरह है जैसे नाटो ने ऐलान किया हुआ है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर अटैक सीधा नाटो पर हमला माना जाएगा। यानी ब्लैक सी में यूक्रेन से तनातनी और बाल्टिक में पोलैंड से तनातनी सीधे तौर पर रूस वर्सेस नाटो के बीच जंग का अलार्म है। यानी जंग अब अगले फेज में जा पहुंची है, जो महायुद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कुपियांस्क से। रूस की कुपियांस्क विजय से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। कुपियांस्क के सिनकोवका में रूसी सेना पहुंच गई है, जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर है कि सिनकोवका सिटी सेंटर पर रूसी झंडे लहराए गए हैं। कुपियांस्क का सिटी सेंटर कुछ ही किलोमीटर दूर है रूसी सेना के पहुंचने से, यानी रूसी सेना कभी भी यहां पहुंच सकती है। कुपियांस्क छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कुपियांस्क पर अब रूसी झंडा फहराया जाएगा, इसमें बहुत समय नहीं बचा है। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से ये कुपियांस्क की तस्वीरें, जहां पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है तो वहीं यूक्रेन के सैनिक मैदान छोड़कर भागे हैं। कुपियांस्क छोड़कर भागे है यूक्रेनी सेना। जानकारी ये भी मिल रही है कुपियांस्क का सिटी सेंटर कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया है। रूसी सेना किसी भी समय यहाँ इस सिटी सेंटर पर पहुंच जाएगी। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। कुपियांस्क में झंडा फहरा सकती है रूसी सेना बस कुछ ही समय बाद। यूक्रेन का हथियार गोदाम रूस ने तबाह कर दिया है। नोवाकाकोवका में रूस ने किया है ये बड़ा हमला। हमले में यूक्रेन का हथियार गोदाम भस्म हो गया। धमाके से आसपास के इलाके में भी तबाही हुई है।
रूस दो तरफा हमला कर रहा है, लगातार अलग अलग शहरों पर हमला कर रहा है, कई शहरों को कब्जाने के करीब पहुंच चुका है, तो वहीं हथियार गोदाम पर भी हमले कर रहा है और ऐसे में ही एक हथियार गोदाम तबाह हुआ है। एक तरफ यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूसी बॉम्बर Tu-22 को तबाह कर दिया, तो वहीं रूस की सीमा में घुसकर वहीं दूसरी तरफ आइसलैंड टू अलास्का के एयर जोन में अमेरिकी बॉम्बर उड़ान भर रहा है, वो भी रूस की सीमा के आसपास वाले इलाकों में। तो क्या जल्द ही पुतिन के खिलाफ अमेरिका भी एटमी जंग का बिगुल फूंकने वाला है? क्या इस बार आर्कटिक में आर पार होने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा है ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे खूंखार शिकारी है। नाम है B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर। यूएस एयरफोर्स के इस परमाणु बम वर्षक ने आइसलैंड से अलास्का तक के एयरफील्ड में उड़ान भरी। और इस उड़ान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। तमाम तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। वो ये कि क्या B-2 बॉम्बर का एक्शन में आना परमाणु युद्ध के संकेत है? क्या जल्द आर्कटिक रीजन में अमेरिका किसी बड़े हमले को अंजाम देगा? दरअसल हाल ही में अमेरिका ने आइसलैंड में कैप्लाविक एयरबेस पर B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात किया। और आपको बता दें कि कैप्लाविक एयरबेस दुनिया के उस हिस्से में मौजूद है जहां से सीधे सीधे रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा बन सकता है। मसलन क्योंकि कैप्लाविक एयरबेस आइसलैंड में है और ये द्वीप पश्चिम और दक्षिण में नॉर्थ अटलांटिक सागर से घिरा हुआ है, तो वहीं उत्तर में ग्रीनलैंड सागर है, जबकि पूर्व में नॉर्वेजियन सी है। लेकिन इन्हीं तीन समंदर में रूस के खुफिया न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा कैप्लाविक एयरबेस पर अमेरिका के कई घातक प्लेन पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें पूर्वी सीमा वाले बेस पर तैनात किया गया है। लेकिन उन घातक प्लेन्स को बैक सपोर्ट देने के लिए अब पश्चिम कैप्लाविक एयरबेस पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये कि पूरा आइसलैंड द्वीप अमेरिकन विनाशकारी दस्ते का बेस बन चुका है, जहां रूस पर हमले के लिए एक बड़ी सेना और हथियार तैनात कर दिए गए हैं। दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन उन देशों से हाथ मिला रहे हैं जो अमेरिका की दादागिरी से सताए हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए चारों देश एक साथ आकर उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान करने की तैयारी में हैं। और सबसे खास बात यह है कि चारों देशों ने इसका रिहर्सल भी शुरू कर दिया है, यानी महायुद्ध का ट्रेलर सामने आ चुका है, बस तबाही की पिक्चर बाकी है। घिर गया अमेरिका, चार देशों ने चक्रव्यूह बनाया। जंग होगी भयंकर, संकट में घिरा पेंटागन। और कैसे घिर गया है, इसकी तस्दीक इन तस्वीरों से होती है। हार्मूज की खाड़ी में ईरान ने दिखाया दम, अमेरिकी वॉरशिप को ईरान ने खदेड़ दिया। और यह तब हुआ जब अमेरिकी वॉरशिप पर करीब 4000 सैनिक थे, फाइटर जेट, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और मिसाइल से लैस था। लेकिन ईरान के ड्रोन और स्पीड बोट ने अमेरिकी यूएसएस कार्टर शिप को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच नॉर्थ कोरिया से आई तस्वीरों ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। किम का ऐलान, समंदर में अमेरिका से घमासान, जंग का रिहर्सल, शिप से क्रूज मिसाइल टेस्ट सफर। यानी जो नॉर्थ कोरिया अभी तक एटम बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका को डरा रहा था, वो अब समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करके साउथ कोरिया और अमेरिका को समंदर में काउंटर करने वाला है। पहली दफा नॉर्थ कोरिया के नेवल कोवर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं।
जिसमें किम के सामने कॉवर्ट से क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया। दूसरी तरफ चीन ने ताइवान स्ट्रेट में वॉर एक्सरसाइज करके फिर से अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। ताइवान पर कब्जे का प्लान, ड्रैगन का खुला ऐलान, आक्रमण का रिहर्सल, समंदर में उठा बारूदी बवंडर। चीन ठीक उसी तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है जैसे कि वो ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा हो। खास बात ये कि युद्धाभ्यास जिस जगह हो रहा है वहां से कुछ दूरी पर अमेरिका का वॉरशिप तैनात है। दूसरी तरफ चीन रूस को विध्वंसक हथियारों की खेप भेज रहा है, जिसमें 1000 ड्रोन की खेप, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइल नेविगेशन सिस्टम और दूसरे आर्मी इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच $200 बिलियन का कारोबारी समझौता हुआ है। दूसरी तरफ रूस को नॉर्थ कोरिया भी हथियार दे रहा है, जबकि ईरान ने शाहिद कामिकाजी ड्रोन दिया था जिसने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई थी। अब ये सारे देश एकजुट हो चुके हैं, जिसमें रूस सबसे बड़ा गेम प्लानर है और उसके टारगेट पर अमेरिका है। यानी चारों देश मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें अमेरिका को फंसाकर उसके वर्चस्व का खात्मा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया के व्यावसायिक मार्गों में सबसे अहम पनामा नहर के रास्ते गुजरने वाले जहाज संकटग्रस्त हालात में हैं। ये संकट है सूखे का। आपने बिल्कुल सही सुना, पनामा नहर में सूखे की वजह से सैकड़ों जहाज फंस चुके हैं और इन जहाजों को निकालने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यानी जब तक बारिश नहीं होती, इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रभावित ही रहेगी। दुनिया में आपूर्ति का संकट, सूखी नहर, स्थिति विकट। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, शायद इसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वही विश्व प्रसिद्ध पनामा नहर है जो दुनिया की सप्लाई चेन में सबसे अहम भूमिका निभाती है। लेकिन इसी नहर ने अब दुनिया की सप्लाई चेन को ठप कर दिया है। दरअसल मध्य अमेरिका में सूखे के कारण पनामा नहर का रास्ता सिकुड़ गया है और क्योंकि ये दुनिया की सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक है, तो इसका असर सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। इसका असर पड़ता भी दिखाई दे रहा है। ये 200 से ज्यादा मालवाहक हैं जो नहर में पानी की कमी की वजह से फंस चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों नहर एडमिनिस्ट्रेटर रिकॉर्ड वास्केज ने एक बड़ा फैसला लेकर इस संकट को टालने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी उल्टी गले की फांस बन गई। दरअसल पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को 32 तक सीमित कर दिया गया था। सूखे की वजह से लोड कम करने के लिए जहाजों की संख्या घटाई गई थी, लेकिन इस फैसले से नहर प्रशासन की आय $200 मिलियन गिर गई और बारिश न होने से झीलों को भरने वाली नदियां भी सूखी रह गई। इसीलिए पनामा नहर में जहाजों का जमावड़ा लग गया और ये संख्या अब 200 तक पहुंच गई है। अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। अमेरिका ने जारी किया ये निर्देश, कहा है कि बेलारूस से अमेरिकी नागरिक फौरन अपने देश वापस लौट जाएं। अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने के निर्देश अमेरिका द्वारा जारी किए गए हैं। युद्ध के मैदान से इस वक्त ये बड़ी खबर।